नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि इंट्राम्यूरल्स क्या है। इंट्राम्यूरल्स दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये लैटिन भाषा के टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इंट्रा एंड म्यूरलिस। इंट्रा मीन्स विद इन एंड म्यूरलिस मीन्स वॉल्स। इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद इन द वॉल्स और विद इन द कैंपस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और स्कूल आर कॉल्ड इंट्राम्यूरल्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्टिविटीज किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन के कैंपस के अंदर, उसकी चार दीवारी के अंदर परफॉर्म की जाती है, वो इंट्राम्यूरल्स हुआ। इंट्राम्यूरल्स का मतलब यह है कि वहां पर कोई भी बाहर के स्कूल का, बाहर के किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। वहां पर सिर्फ जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वही उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। ये जो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिक्रिएशन करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है और साथ ही साथ उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इसलिए वहां पर ये परफॉर्म की जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्राम्यूरल्स क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये इंट्राम्यूरल आखिर ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, यानी इसका ओरिजिन कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले ये बात आपको बता दूं मैं यहां पर, और आपको पता भी है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर एक इनेट इंस्टिंक्ट होता है। दे हैव अ टेंडेंसी टू प्ले। वो हमेशा खेलने की प्रवृत्ति रखती है, वृत्ति होती है उनके अंदर, जो खेलना पसंद करते हैं वो। तो चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, धीरे धीरे जैसे उनकी एज बढ़ती है, डेवलपमेंट होता है, तो फिर भी उनकी जो ये इनेट, जो जन्मजात जो उनकी वृत्ति है, ये उनके अंदर रहती है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि अगर वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है और ये खेलने की सोच उसके अंदर है, जो जन्मजात सोच है, यही उसको हेल्दी रखती है, यही उसको स्वस्थ रखती है, ये उसका फिजिकल डेवलपमेंट कराती है और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वी कैन से दैट। ओके, तो ये जो उसका जो इनेट, जो उसका इंस्टिंक्ट है, इसके साथ उसका जो डेवलपमेंट है वो जुड़ा हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे सभी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में ये चीज ध्यान दी गई, इस पर स्टडी की गई, इस पर शोध किया गया। जैसे जैसे फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे फिजिकल एजुकेशन आगे बढ़ा, उसी के साथ साथ ये जो इसका जो शोध है, वो जो रिसर्च है, उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आई कि बच्चों के विकास के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, स्टूडेंट्स का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए फर्स्ट टाइम जो आपका 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 1913 में द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इसके अंदर एक इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाया गया 1913 में। उस टाइम पर जो एलिमा मिचेल थे, उस टाइम वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, उनको इसका डायरेक्टर बनाया गया। द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अंदर उनको इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी ये कितना इंपॉर्टेंस रखता था, यानी धीरे धीरे इसका कितना डेवलपमेंट हो चुका था। ये जो एलिमा मिचेल हैं, इनको ही मैं आपको बता दूं कि इनको ही फादर ऑफ इंट्राम्यूरल्स भी कहा जाता है। यानी इन्होंने इसका एक तरीके से इसका ओरिजिन किया, इसको अस्तित्व में लाने का जो काम है इन्होंने इसमें किया, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड थे, तो इन्होंने इसको डेवलप किया, इसको डेवलपमेंट करके लोगों के सामने लेकर के आए, इस सोच को उन्होंने रखा और यूनिवर्सिटी ने इसको एक्सेप्ट किया और वहां पर ये डिपार्टमेंट बनाया गया। धीरे धीरे जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी इस चीज पर फोकस किया गया और फिर यूनिवर्सिटी के बाद में कॉलेजेस और उसके बाद में फिर स्कूल्स, सभी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर सब जगह ये ध्यान दिया गया कि इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए। इस तरीके से ये ओरिजिन में आया। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वो कैसे, वो क्या पॉइंट्स थे जिनको ध्यान दिया गया कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है,
आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आइए समझते हैं इसको कि इंट्राम्यूरल का सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए समझते हैं। यहां पर देखिए, मैं यहां पर साथ साथ ये नोट भी करता जाऊंगा, आप यहां पर देखते जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस जो आपको भी पता और मुझे भी पता है, जो मैंने आपको अभी यहां पर बताया कि ये रिक्रिएशन होता है, रिक्रिएशनल है ये इंट्राम्यूरल जो है, यानी बच्चों का मनोरंजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि उनका मनोरंजन स्टडी के साथ साथ उनका मनोरंजन भी होता रहे, इसलिए इंट्राम्यूरल्स एक्टिविटीज कराई जाती है। दूसरा, मैं यहां पर एक बात और बता दूं जो इंट्राम्यूरल के लिए बोली जाती है कि ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर ए गेम, यानी सभी को किसी ना किसी एक गेम में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो सके। ये इसका एक तरीके से इसको एक मोटो ग्रुप में भी कंसीडर किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया है, यानी ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर ए गेम। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो एक्टिविटीज है वो ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इसकी हमें आवश्यकता पड़ी जिससे कि वो हर कोई गेम में पार्टिसिपेट कर सके, यानी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया गया जिससे वो गेम्स में पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए भी इसकी हमें जरूरत पड़ी कि कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा। तीसरा, इसके साथ साथ ये भी आता है कि जब चिल्ड्रंस किसी इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप होती हैं जो उसकी पूरी लाइफ में काम आने वाली है, जैसे कि उसका डिसिप्लिन। जब इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज होती है तो उसमें डिसिप्लिन जो पार्ट है उसका वो डेवलप होता है, वो एक दूसरे के साथ आता है, तो उसके अंदर सोशल क्वालिटीज जो होती है वो डेवलप होती है। सोशल क्वालिटीज मींस वो एक दूसरे से भाईचारा रखता है, यानी जो लड़ाई झगड़े हैं वो नहीं करता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझता है, उनको सम्मान देता है, मॉरल वैल्यूज उसकी डेवलप होती हैं, इथिकल वैल्यूज जो है उसकी वो डेवलप होती है। वहां पर सोशल वैल्यूज में वो सहयोग की भावना उसके अंदर आती है, भाईचारे की भावना उसके अंदर आती है, दया की भावना उसके अंदर आती है। किस तरीके से अगर कोई गेम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उसमें अगर हार जाते हैं तो वो कैसे टॉलरेंस किया जाता है, या फिर अगर जीत जाते हैं तो उस टाइम पर कैसी फीलिंग्स आती है, ये सब चीजें जो है आपकी इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से उसके अंदर डेवलप होती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज कराएंगे। साथ ही दूसरी यहाँ पर एक और बात आती है कि इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज से जब किसी गेम में या एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है, वो क्रिएटिव बनते हैं, उनका जो माइंड है उसका डेवलपमेंट होता है, उनकी सोच बढ़ती है। मैं आप बताऊं यहां पर कि जब गेम में कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है तो उसके अंदर लीडरशिप जो स्किल होती है वो डेवलप होती है, वो एक दूसरे को डील करना सीखता है, क्या क्या एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज है वो उसके अंदर आ जाती है सब, यानी उसमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं जो एक्टिविटीज हम करवाते हैं इंटरनल एक्टिविटीज इनसे। साथ ही यहां पर सभी प्रकार की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर यहाँ इन एक्टिविटीज के थ्रू होते हैं, जैसे कि आपका केवल फिजिकली नहीं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनल, सोशल, इथिकल, मॉरल, ये सब डेवलपमेंट जो है एक चाइल्ड के अंदर होते हैं, इसलिए यहां पर इनकी हमें आवश्यकता पड़ी। और भी इसके नीड्स है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, जो यहां पर आप देख सकते हो क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए इनको। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्राम्यूरल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसका उद्देश्य क्या है। होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एजुकेशन, वी कैन से दैट, ओके। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए, और वो ऑब्जेक्टिव्स जब ये हमारा है एटमोस्ट जो हमारा जो ये है सुप्रीम जो गोल है, इसको अचीव करने के लिए हमने यहां पर ऑब्जेक्टिव्स लिए। इनको आप यहां पर देख सकते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसके। तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले तो ये आ गया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिक्रिएशन हो सकता है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर ए गेम, इट मींस सभी को गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहां पर ये बात मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर देखिए ओनली 5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल के बाहर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में या फिर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन या स्टेट कॉम्पिटिशन या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, खेल पाते हैं वो। तो बाकी के 95% स्टूडेंट्स का क्या, उनका क्या होगा? जबकि शिक्षा का जो उद्देश्य है कि सबका विकास करना है, तो सबका विकास कैसे होगा? जो 95% स्टूडेंट्स रहेंगे उनका क्या? तो उन 95 स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए ये इंटरनल एक्टिविटीज कराई जाती है, जिससे कि वो भी स्ट्रेस फ्री रहें और गेम्स में पार्टिसिपेशन करें। उनको गेम्स के लिए मोटिवेट किया जाता है, यानी वो फ्री होते हैं। जब इंटरनल एक्टिविटी होती है तो वहां पर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज होती है, सबके लिए चांस होता है।
उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, सबके लिए अवसर होता है। तो यहां पर मोटिवेट किया जाता है उनको उनमें पार्टिसिपेशन करने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज का क्या ऑब्जेक्टिव है। यहां पर कुछ पॉइंट्स और हैं जो यहां पर आप ये देख सकते हो। जब इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज होती है और जब स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी स्किल डेवलप होती है। वो जो गेम्स है, उस गेम्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गेम्स होते हैं उनकी वो स्किल्स को सीख पाता है, डिफरेंट स्किल्स वो सीख पाता है। यहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है यहाँ पर। ठीक है, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसका जो मैंने आपको बताया था पहले कि उसकी नीड क्या है, नीड भी है और ये ऑब्जेक्टिव है कि उसके अंदर लीडरशिप जो स्किल है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। बाकी के ऑब्जेक्टिव्स आप यहां देख सकते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्राम्यूरल आखिर है क्या। देखिए, आप ना अपनी सोच को डेवलप कीजिए। जब हम किसी भी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको खुद भी सोचना पड़ेगा कि आप सोचिए उसमें 3 चीजें आप लगा दीजिए जब आप किसी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या, दूसरा क्यों और तीसरा कैसे। अगर आप ये 3 चीजें वहां पर लगा दें, क्वेश्चन खुद से अगर आप करते हैं तो उस टाइम पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर निकलने आ जाएंगे। आपका माइंड एक्टिवेट होगा और आप ये समझना शुरू करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों है और कैसे। और इस तरीके से आप उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर उसके इंपॉर्टेंस है या फिर उसका जो मीनिंग है वो सब चीजें आपको निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि इंट्राम्यूरल आखिर है क्या। तो आइए अब समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इंट्राम्यूरल में काउंट होती है, जो इंट्राम्यूरल में करवाई जाती हैं। तो यहां पर कुछ एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म की जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको और भी समझाना चाहता हूं पहले कि जो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज हैं वो कैसे सेलेक्ट की जाती है, उनका सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले तो ये कि स्टूडेंट्स का जो रिक्रिएशन होना चाहिए ये हमें ध्यान में रखना होता है। साथ ही हमें ये भी देखना होता है कि उसके साथ साथ स्कूल्स में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, उन फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग हम वहां पर वो एक्टिविटी डिजाइन करते हैं। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि जो स्टूडेंट्स है उसका जो एजुकेशन का जो गोल है, जो उद्देश्य है, उसको वो अचीव कर पाएगा इससे, यानी उसकी जो इफिशियंसी है, जो उसकी कैपेसिटी है वो बिल्डअप हो पाएगी। ठीक है, यानी उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी इसमें। उसकी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम वो एक्टिविटीज वहां पर ऑर्गेनाइज कराते हैं और सेलेक्ट करते हैं उन एक्टिविटीज को, फिर हम वहां पर उनको ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो चलिए समझते हैं इनको, ये कौन कौन सी किस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेजर एक्टिविटीज। देखिए, मेजर एक्टिविटीज का मतलब है कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, जस्ट लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है, या फिर कबड्डी टूर्नामेंट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल का इस टाइप के टूर्नामेंट्स हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पर, तो इनसे जो है बच्चों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और वो नए नए गेम्स के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर एक मेजर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी, मेजर गेम्स आ गए आपके। सेकंड आता है आपका माइनर गेम्स। माइनर गेम्स में हम जो शॉर्ट टर्म के गेम्स होते हैं, जो जल्दी से खत्म हो जाते हैं, उन गेम्स को हम यहाँ पर लेंगे। जैसे आपका खो खो हुआ, ये जल्दी खत्म हो जाता है। उसके साथ आपका जो है शटल रन करा देते हैं हम वहां पर, या फिर हम वहां पर स्कीपिंग करा देते हैं, या फिर रोलर स्केटिंग करा देते हैं वहां पर। इस टाइप्स के गेम्स जो है हम, या 3 लेग रेस है, वह सैग रेस है, इस टाइप के गेम्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ये माइनर गेम्स में आ जाता है। थर्ड आता है आपका क्रिएटिव एक्टिविटीज। क्रिएटिव एक्टिविटीज का मतलब हो गया, आपको खुद ही समझ में आ गया, क्रिएटिव मींस जैसे कि ड्राइंग हुआ आपका, या फिर कोई मॉडल क्रिएट करना, या पेंटिंग हुआ, इस टाइप की एक्टिविटीज हम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज में आ जाती है। जो एक्टिविटीज है उसमें नेक्स्ट आता है आपका रिदमिक एक्टिविटीज। रिदमिक एक्टिविटीज जैसे कि ग्रुप डांस करा दिया, या फिर सोलो डांस करा दिया हमने यहाँ पर, या फिर हमने रिदमिक जिम्नास्टिक करा दी, या फिर मास पीटी करा देते हैं हम वहां पर, या लेज जिम या डंबल के साथ में एक्टिविटीज कराए जाते हैं। तो ये आपकी रिदमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी आती है, वो आती है कॉम्बेटिव एक्टिविटीज। कॉम्बेटिव एक्टिविटीज का मतलब होता है कि फाइट, यानी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आकर के कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, फाइट करना। जैसे आपका बॉक्सिंग हो गया, टाइकोंडो हो गया, जूडो कराटे हो गया, जस्ट लाइक दिस। इस टाइप की एक्टिविटीज आपकी कॉम्बेटिव एक्टिविटीज में आती है। तो ये एक्टिविटीज हैं आपकी जो स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज कराई जाती है। और दूसरा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई की फिजिकल एजुकेशन के बारे में यहाँ पर, यानी क्लास 12 का जो सिलेबस है, अगर आप उठाएंगे सीबीएसई का स्पोर्ट्स कैलेंडर तो वहां पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी जो कि सीबीएसई बोलता है आपको ये एक्टिविटीज परफॉर्म करानी है। चाहे आप स्पोर्ट्स के बारे में
बात करें, चाहे आप अदर एक्टिविटीज के बारे में बात करें, सीबीएसई आपको डायरेक्शन देता है कि कौन कौन सी आपको एक्टिविटीज करानी है। आप नेट से भी सर्च मार करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो एक स्कूल के अंदर परफॉर्म करानी चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज क्या है, इंट्राम्यूरल्स क्या है। चलिए आप समझते हैं कि एक्स्ट्राम्यूरल क्या है। देखिए एक्स्ट्राम्यूरल जो है आपका, ये भी 2 वर्डों से बना है, ये भी लैटिन भाषा के 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। यानी एक्स्ट्रा मीन्स हो गया आउटसाइड, और म्यूरलिस मीन्स है, मैंने अभी आपको पहले बताया था क्या, वॉल्स, यानी आउटसाइड द वॉल्स। इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द वॉल्स, यानी आउटसाइड ऑफ द कैंपस। यानी यहां पर जो ये एक्टिविटीज, ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस होते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के जो चैंपियनशिप एक्टिविटीज होती हैं वो सब एक्स्ट्राम्यूरल में होती है, जहां पर 2 स्कूल या 2 से ज्यादा स्कूल या इंस्टीट्यूशंस उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उनको हम एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका भी हम समझ लेते हैं कि इसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इसका क्या है। देखिए जो हमने आपको बताया था कि सभी के लिए गेम है और सभी को किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो चीज जो गेम है उसमें जो उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको शो करने का उनको यहां पर अवसर मिलता है। जब वो यहां से निकलते हैं अपने स्कूल में, तो भाई अपने घर में तो सब शेर होते हैं, सबको लगता है कि हमसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं। जब वो एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनको अपने से बड़ा खिलाड़ी मिलता है, और उसके साथ जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तब उनको पता चलता है कि हम किस लेवल पर है। यानी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी कैपेबिलिटी शो करने की, किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरे जब वो घर से बाहर निकलते हैं, दूसरे लोगों से कांटेक्ट में आते हैं वहां पर, तो उनके अंदर ब्रदरहुड बढ़ता है और कोऑपरेशन की भावना आती है, भाईचारा बढ़ता है और सहयोग की भावना आती है। यहां पर जो मॉरल वैल्यूज है आपकी वो डेवलप होती है। और जब कोई स्टूडेंट, जब कोई चाइल्ड किसी गेम में पार्टिसिपेट करता है तो उस गेम्स के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज मिलती है। जो वो बाहर खेलने के लिए जाता है तो उसकी जो नई जो डेवलपमेंट है, जो उसमें ऐड हुआ है, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जो डेवलप हुए हैं, वो सब उसको वहां जाकर के सीखने के लिए मिलता है। साथ ही उसमें जो है, मैं आपको बता दूं, ये इंटीग्रेशन की जो भावना है, यानी ये जो यूनिटी वाली भावना है, ये उसके अंदर डेवलप होती है। यानी नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन वहां पर बढ़ता है। अगर वो नेशनल लेवल की एक्टिविटी है या इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटी है तो वहां पर वो चीजें उसके अंदर डेवलप होती हैं। और घर से बाहर निकलेगा अगर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसको दूसरे लोगों को जानने का मौका मिलेगा, एक अलग माहौल मिलता है। जब हम बाहर जाते हैं तो देखिए, एक क्षेत्र से, एक घर से बाहर निकलिए, आप जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है, जो वहां का जो कल्चर है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट टाइप की कल्चर्स उनको सीखने को मिलती है। वहां पर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप के ऑफ रिलीजन जो है, उनके जो लोग हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनके साथ वो कांटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर विश्व बंधुत्व की जो एक भावना होती है, ठीक है ना, यानी पूरी दुनिया एक है, सभी भाई बहन हैं, सब एक जैसे हैं, ये इस प्रकार की जो भावना है उसके अंदर वो डेवलप होती है। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जब एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज होती हैं। तो जो बाहर निकलते, तो उसका जो इंपॉर्टेंस है, जो उसका सिग्निफिकेंस है, ये निकल कर यहाँ पर आते हैं। बाकी के भी और हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं यहाँ पर कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज के। ठीक है, तो एक्स्ट्राम्यूरल जो एक्टिविटीज होती है, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये आता है निकल करके कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस मिलता है। जब वो बाहर निकलते हैं अपने स्कूल से, दूसरे स्कूल्स में जाकर पार्टिसिपेट करते हैं, या स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ उनको अपनी कैपेबिलिटी शो करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी भी मिलती है उनको वहां बाहर पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ जो फिजिकल एजुकेशन का जो बेस है वो ब्रॉडन होता है, ये विस्तार करता है, इसका विस्तार होता है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का। एक खेल भावना उनके अंदर पैदा होती है और भाईचारे की भावना आती है उनके अंदर, सभी के साथ में उनका जो मेलजोल है, तालमेल वो बढ़ता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, जैसे मैंने आपको इसका अभी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंस
जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव से भी कोरिलेट हो जाता है। उनके अंदर ये जो है न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन को सीखने का जो मौका है वो उनको वहां पर मिलता है। और साथ साथ यहां पर उनका जो है हम कह सकते हैं वी कैन से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है यहां पर। तो ये भी इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव निकल करके यहां पर आता है। बाकी के ऑब्जेक्टिव्स आप यहां पर इसके यहाँ ये पढ़ सकते हैं क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के बारे में। ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स आखिर हैं क्या, क्या है ये चीज, चलिए देखते हैं इसको। जरा थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। अभी यहां पर आपने कुछ देखा, इन चीजों को देखने के बाद में आपके माइंड में कुछ क्लिक जरूर हुआ होगा। Am I right? अगर आपके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि हम किन चीजों के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। जो हमने यहां पर आपको इमेजेस दिखाई थी उन्हीं के बारे में यहां पर आप डिस्कस करने वाले हैं। यही आपके कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं। जैसे मैं आपसे यहां पर डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे के बारे में आप सबसे ज्यादा अवेयर हैं, इसलिए हमने सबसे पहले ये लिया यहां पर। हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर जगह, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में आज के टाइम में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं कहीं पर तो स्पोर्ट्स डे जो है ये स्पोर्ट्स वीक में चेंज हो जाता है। पूरे वीक वहां पर स्पोर्ट्स सेलिब्रेट किया जाता है, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, या स्पोर्ट्स वीक वहां पर मनाया जाता है। ठीक है, तो आखिर ये क्यों किया जाता है? देखिए, यहां पर ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है। जब ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है तो सभी स्टूडेंट्स को ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसलिए सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर कराने के लिए और रिक्रिएशन, उनको एक माहौल, रिक्रिएशन वाला माहौल देने के लिए उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, और कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज में हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराते हैं। और स्पोर्ट्स डे में पर उनको हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनके अंदर कुछ क्वालिटी, जो सोशल क्वालिटीज है वो डेवलप होती है। जैसे ऑनेस्टी हो गया उनके अंदर, या सिंपैथी हो गई, या टॉलरेंस हो गया, या यूनिटी हो गया उनका, एक दूसरे कोऑपरेशन में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वहां पर कोऑपरेशन की भावना उनके अंदर पैदा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से उनके अंदर ब्रदरहुड की भावना, यूनिटी या फ्रेटर्निटी की भावना जो उनके अंदर डेवलप होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका एक प्रोसीजर बनाया जाता है स्पोर्ट्स डे का, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसा कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स जब ऑर्गेनाइज होता होगा तो वो उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, ये इसके प्रोसीजर में आएगा। तो प्रोसीजर मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि वो जो स्पोर्ट्स डे है उसका हम डेट फिक्स करेंगे, डे फिक्स करेंगे, और उसके लिए फिर हम एक प्लेस फिक्स करेंगे कहां पर हमें वो ऑर्गेनाइज कराना है। साथ ही हम यहाँ पर अब आती है यहाँ पर कमिटीज बनाने की। जब वो स्पोर्ट्स डे हम कंडक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कमिटीज बनानी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 में, कि यानी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में आपका जो वेरियस कमिटीज एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको समझाई थी, वो यहां पर सब बनेंगी यहां पर, क्योंकि तभी एक अच्छे से एक कोई एक्टिविटी यहां पर ऑर्गेनाइज की जा सकती है। तो स्पोर्ट्स डे के लिए हम भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज यहां पर बनाएंगे, वो अपनी अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करेंगी, और इस तरीके से हमारा जो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होगा, यहां पर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्पोर्ट्स डे क्या है। अब सेकंड हम यहां पर बात करते हैं, सेकंड अब यहां पर टॉपिक लेते हैं आपका रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। लेकिन जब बात आती है स्पेसिफिक कॉज की, तो स्पेसिफिक कॉज मींस होता है कि यानी कोई एक गुड या नोबल कॉज होना चाहिए इसके पीछे। जब हम कोई रनिंग करते हैं, रनिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, रनिंग इवेंट से मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो इस टाइप की जो इवेंट्स होती हैं ये स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड होती है। लेकिन ये जैसे मैराथन रेस हुआ या फिर आपका रिले रेस हुआ, इस टाइप के हम यहाँ पर इवेंट्स कराए थे। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डिस्टेंस हम निर्धारित कर देते हैं, वो डिस्टेंस होगी, डेट भी फिक्स कर देते हैं और डे भी फिक्स करते हैं किस दिन यहाँ पर ये होगा। इसके लिए जो है एक नोबल कॉज होना चाहिए, मैंने आपको बताया, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि कुछ जो लोग हैं जो इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड वाइड जो है दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर इस तरह की जो स्पेसिफिक कॉज से रिलेटेड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि हमारा वो आखिर स्पेसिफिक कॉज क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, यानी कि जो कैंसर पीड़ित लोग हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारी है उनसे जो ग्रसित लोग हैं, उनके लिए रेज फंडिंग यानी
फंडिंग जो है उनके लिए कराना, यानी उनके लिए कुछ धन इकट्ठा करना, ठीक है। रेज फंड फॉर स्पेसिफिक कॉज, हम यहाँ पर वो जो स्पेसिफिक कॉज है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर उनके लिए जो चैरिटी है उस चैरिटी के लिए हम यहाँ पर फंड कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर वो स्पेसिफिक कॉज से वो एक मैराथन रेस या फिर रिले रेस टाइप की हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। किसी किसी सिटी के नाम पर भी हम यहाँ पर इसका नाम रख सकते हैं, जैसे कि मुंबई में और चेन्नई में हर साल इस तरीके के ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें जो है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें बढ़ के आगे आते हैं और वो इस चीज को ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रन फॉर स्पेसिफिक कॉज क्या है, ठीक है। इसमें जो है आपके सभी तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, अडल्ट भी होते हैं और ज्यादा उम्र के भी होते हैं। सबके लिए अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। चलिए अब समझते हैं दूसरा, यहाँ पर सेकेंड है आपका रन फॉर फन। आइए अब डिस्कस करते हैं रन फॉर फन के बारे में। रन फॉर फन जो है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यानी एंजॉय करने के लिए, फन के लिए यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूं कि सबसे जो बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि लोगों को अवेयर करना फिटनेस के बारे में, उनको फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके लिए लोगों को अवेयर करना इसका मेन पर्पस होता है। इसमें जो है हम एक फ्रेंडली रेस कराते हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पर रोड रेस होती है या फिर क्रॉस कंट्री रेस होती है। जो प्लेयर्स जो पहले से रनिंग करते रहते हैं, जो इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं आकर के यहाँ पर। लेकिन ये और लोगों के लिए भी ओपन होता है, जो नॉर्मली इंसान वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन स्पेशली वही ज्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें भी रेज फंड फॉर चैरिटी होता है। यहाँ पर कुछ फंड इकट्ठा किया जाता है कुछ चैरिटी के लिए, और इसका जो खर्चा होता है वो कोई स्पॉन्सर जो इसको स्पॉन्सर कर रहा होता है वो इसका बाकी का सारा खर्चा उठाता है वो। और ये भी एक नोबल ड्रेस कोड में होता है। यहाँ पर सभी लोग एक ही प्रकार की, एक ही तरह की यूनिफॉर्म इसमें एक ड्रेस कोड रखते हैं, जिसको पहन करके वो ये क्रॉस कंट्री रेस या फिर रोड रेस यहाँ पर करते हैं। इसमें वो एंजॉयमेंट होता है यहाँ पर मोस्टली तो वो। और दूसरा साथ में आपको समझ में आ गया होगा, यानी इनका जो पर्पस है लोगों को अवेयर करना होता है और कुछ फंड इकट्ठा करना होता है, ठीक है। चलिए इसको समझने के बाद में हम समझते हैं नेक्स्ट यहाँ पर रन यानी हेल्थ रन, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हेल्थ रन क्या है? हेल्थ रन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यानी आपकी हेल्थ को कंसर्न यहाँ पर किया गया है। ये जो इस प्रकार की जो हेल्थ रन होते हैं, इसको जो है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोग यहाँ पर इसको कंडक्ट कराते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं। इस प्रकार की जो रनिंग होती है इसका भी उद्देश्य फिटनेस से रिलेटेड होता है, यानी लोगों को फिट रखना यानी हेल्दी रखना उनका जो मेन पर्पस होता है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब ये हेल्थ रन होती है तो हेल्थ रन में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। देखिए, हेल्थ रन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि आप जब रनिंग करने के लिए जा रहे होते हैं तो वहां पर आपको अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं है। जब आप फिट होंगे तभी आप वहां पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी आपको सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है किसी प्रकार की, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आपको थोड़ा सा वार्मिंग अप कर लेना है। वार्मिंग अप के बाद में आपको जो आप रनिंग कर रहे होते हो वहां पर आपको थोड़ा वाटर अपने साथ में लेकर के रनिंग करनी है। वहां पर रनिंग स्टार्ट करने से पहले वाटर कंज्यूम करें थोड़ा सा, और उसके बाद में भी उसको फिर कंज्यूम करें, जिससे कि आपका जो शरीर का टेम्परेचर वो मेंटेन रहे वहां पर और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही आपको ये भी देखना है कि आपके जो प्रॉपर शोल्डर है या फिर हैंड्स हैं वो स्विंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा झुक के आपको रनिंग नहीं करनी है कि ज्यादा पीछे से बेंड नहीं होना है आपको, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो रनिंग करते टाइम आपको ध्यान रखनी है और तब आप वहां पर जाकर रनिंग कर लेते हैं। इसके बारे में दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि इसके लिए भी पहले से ही कोई ना कोई डेट फिक्स कर दी जाती है, किस दिन यहाँ पर ये कंडक्ट होने वाली है हेल्थ रन। वो डेट फिक्स हो जाती है, डे फिक्स हो जाता है और जगह भी यहाँ पर फिक्स पहले से हो जाती है। इसके लिए आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और इस प्रकार की जो हेल्थ रन रेस होती है ये सभी प्रकार के लोगों के लिए होती है। यहाँ पर यहाँ कोई एज लिमिट नहीं होती है, कोई भी यानी चिल्ड्रंस भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अडल्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो थोड़ा
ओवर एज हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर आ सकते हैं इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए। ये हेल्थ रन है, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पर कि कंपटीशन में आपको यहाँ पर विनर बनने का यहाँ कोई पर्पज नहीं है। यहाँ जो मेन पर्पज है यहाँ पर वो लोगों को अवेयर करना है कि वो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, हेल्थ कॉन्शियस होंगे वो अपनी फिटनेस बना करके रखें यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हेल्थ रन है क्या। आइए अब समझ लेते हैं कि रन फॉर यूनिटी आखिर है क्या। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि रन फॉर यूनिटी यानी सबको एक साथ जोड़ना, एक साथ लाना। यानी इसका उद्देश्य ये होता है कि सभी डिफरेंट टाइप्स की भाषा बोलने वाले लोग, रिलीजन वाले लोग, सभी प्रकार के जो लोग होते हैं वो सब एक हो जाए, यानी सबके अंदर इंटीग्रिटी आए। यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर जो इंटीग्रिटी है और जो ब्रदरहुड है उसको बनाए रखने के लिए, लोगों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए, एक भाईचारा बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये इस टाइप की जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। रन फॉर यूनिटी, कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा भी होता है कि अपने इंडिपेंडेंस डे को उस लोग सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज करते हैं और वो उसको सेलिब्रेट करते हैं जिससे कि उनका पूरा का पूरा देश एक हो जाए। हम यहाँ पर बात करें, अगर इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनके जन्म दिवस पर हम रन फॉर यूनिटी, रन फॉर वॉक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल ही हम यहाँ पर करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने किया था, उससे पहले भी हमने किया था। तो वैसे ही अदर कंट्रीज में भी सभी जगह इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। देखिए इस प्रकार की जो इवेंट्स होती हैं इसमें जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग होते हैं या फिर फिल्म स्टार्स होते हैं या फिर मैराथन रनर्स होते हैं वो लोग आकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनके साथ में बाकी के जो लोग होते हैं वो भी उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं और इस टाइप की वो इवेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं जिससे कि सारी जो दुनिया है वो एक हो जाए, सभी लोग एक हो, सबके अंदर भाईचारा हो, सबके अंदर हार्मोनी हो, सबके अंदर ब्रदरहुड हो, सबके अंदर पीस हो। इस तरीके से इस टाइप की जो फीलिंग्स है उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इसमें भी आप रिले रेस करा सकते हैं या फिर मैराथन रेस करा सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। यहाँ पर जो रिले रेस कराएंगे तो उसमें ये होता है कुछ दूरी एक व्यक्ति को तय करनी होती है, उसके बाद में कोई दूसरा उसको लेकर दूरी को तय करता है। तो इस तरीके से जो है उनके अंदर एक यूनिटी का जो फीलिंग है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी सभी के अंदर जो है एक सहयोग की भावना जो होती है वो यहाँ पर डेवलप करनी होती है और भाईचारे की, बंधुत्व की भावना जो है वो यहाँ पर हमें डेवलप करनी होती है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं वो क्या हैं और आपने सब इजीली यहाँ पर ये समझ लिए होंगे। देखिए ये जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमने सभी पॉइंट्स डिस्कस किए आज की क्लास में। जैसे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल और स्पेसिफिक जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये सब आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं वो वीडियो देखें और उनसे पढ़ने की कोशिश करें। पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब इसके आते हैं निकल करके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने आप को क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। यानी आपको अपना माइंड एक्टिवेट करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है, जो मैंने आपको समझाया उस पर अपने दिमाग को आप लगाइए, अपने आप को क्रिएटिव कीजिए और उन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में सोचिए और तब वो खुद बनाइए वहां पर नोट्स, ठीक है। अगर आपके वो नोट्स नहीं बन पाते, आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने टीचर से, जो कंसर्न टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उनको आप कांटेक्ट कीजिए। आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है, आईटी का है, मोबाइल कॉल्स कीजिए, उनसे बात कीजिए, मैसेज कीजिए उनको, उनसे पूछिए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स घर पर रहकर के स्टडी करना चाहते हैं, जो घर पर पढ़ना चाहते हैं, वो ये काम कर सकते हैं, उनको कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपकी शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है रिलेटेड टू दिस चैप्टर जो हमने अभी तक पढ़ाया है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8474962217। इस पर आप मुझे मैसेज करें, कॉल ना करें, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पर ये भी लिख दें कि आप किस तरह से मेरे से कनेक्ट हुए, यानी आप ट्रू एजुकेशन चैनल के थ्रू यहाँ पर मेरे से बात कर रहे हैं।
तो साथ में आप लिख दें, अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें और अपना वो भी लिख दें कि हम किस तरीके से आप मुझे जानते हैं। ट्रू एजुकेशन, अपना नाम लिखें, क्लास लिखें और तब मुझे यहाँ पर मैसेज करें। जो प्रॉब्लम आपकी वो यहाँ पर साथ में नोट करके भेज दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको एक पीडीएफ में व्हाट्सएप के थ्रू हम यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराएं। लेकिन मेरी कोशिश यही है आपसे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अपने आप को क्रिएटिव बनाइए, खुद क्रिएट कीजिए, अपने आप को एक रट्टू तोता मत बनाइए। जो रट्टू तोता होता है वो कुछ समय तक बोलता है, लेकिन अगर बीच में अटक गया तो वहां पर भूल जाता है, सब आएगा खत्म। देखिए जो आप खुद बनाते हैं, खुद क्रिएटिव होते हैं, तो आप उस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं। ये आपका खुद का माइंड होता है, ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी होती है। तो इसलिए अपने आप को क्रिएटिव बनाइए, खुद नोट्स क्रिएट कीजिए। ये आपका पूरा हमेशा काम आएगा, नॉट ओनली इन फिजिकल एजुकेशन बट आल्सो अदर सब्जेक्ट्स। दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप अपने आप को क्रिएटिव बनाएं, पढ़िए, खुद तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए और खुद को क्रिएटिव बनाइए। और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप तभी लेकर के आ सकते हैं जब आप खुद क्रिएटिव हैं, खुद एक्टिव हैं। आप रटने पर ध्यान न दें, उसको बनाने पर ध्यान दें, उसके अंदर क्वेश्चंस पुटअप कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। मैंने आपको पहले बोला था क्या, क्यों, कैसे, इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद पुटअप कीजिए और बनाइए और उठाइए और उनको क्रिएट कीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो टीचर से पूछिएगा, ठीक है। तो आई थिंक, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे एक पॉइंट और मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है। देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो टाइम है, इस समय हम एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं मैं किस संकट के बारे में बात करने वाला हूँ। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस संकट को झेल रही है और वो संकट है आपका कोरोना वायरस। सभी लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। जैसा कि हमारा देश पूरा इस समय लॉकडाउन है, इंडिया लॉकडाउन है इस समय। इंडिया ही नहीं, अदर कंट्रीज वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज भी लॉकडाउन है। वो इसलिए लॉकडाउन है जिससे कि आप सुरक्षित रह सके, हम लोग सुरक्षित रह सके। देखिए अगर किसी देश का हाई अथॉरिटी यानी जो प्रधानमंत्री है, जो उसको रिप्रेजेंट करने वाला है, राष्ट्रपति है, वो अगर ये बोलता है कि आप अपने घर पर रहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी कितनी केयर करता है। वो अपने देश को बचाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो हमको बचाना चाहता है, क्योंकि हमसे ही मिलकर के ये देश बना है। इसलिए उनकी बात को ध्यान रखें, उनकी बात को माने और उनके ऑर्डर्स का पालन करें। जो भी आपके हित में वो नियम लागू कर रहे हैं उनका पालन करें। धारा 144 लग गई है, आप घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। जब बात आती है घर पे रहने की, तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि वो जो लीडर्स हैं आपकी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो आपको लेकर के चिंतित हैं, वो आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, स्टे एट होम। अगर आप घर पे रह रहे हैं और आप उन सब चीज को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इनको मानिए और दूसरों लोगों को भी इसके बारे में अवेयर कीजिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप दूसरे लोगों को अवेयर करेंगे तो वो लोग भी इसके बारे में जागरूक होंगे। ये एक महामारी का रूप ले सकता है, इस चेन को तोड़िए, ब्रेक कीजिए इसको। जो लोग इन्फेक्टेड है उनके कॉन्टेक्ट है आप मत आइए। अगर कोई इन्फेक्टेड पीपल है और वो इस रूल्स को फॉलो करता है तो वो अपने जगह पर रहेगा, वो दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। तो ये चेन टूट जाएगी। तो इजीली जो गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, सबका ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को ढूंढ करके उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप कॉल कीजिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, वहां उनसे सपोर्ट लीजिए। इस चीज को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो आप मेरी बात मानेंगे, घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे। जब आप घर पे रह ही रहे हैं तो आप घर पे एक काम जरूर करें। एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप घर पे रोजाना 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें, अपने लिए दें, अपनी हेल्थ के लिए दें। क्योंकि जब तक आपका पसीना नहीं निकलेगा, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, क्योंकि इस बीमारी से अगर लड़ना है तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग होते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, तो आप इस बीमारी से लड़ेंगे, इस संकट से, इस दुश्मन से लड़ेंगे। ये दुश्मन हमारा सामने नहीं है, हमको दिखता नहीं, हमको दिख नहीं रहा है। अगर कोई युद्ध होता, कोई बैटल होता, तो वहां पर कंट्रीज जो फाइट करते हो उनको हरा देते, लेकिन यहाँ पर ये दुश्मन जो है छिपा हुआ है, ये हमें अंदर से मार रहा है, हमारे अंदर से वार कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है। इसलिए आप एक्सरसाइज करें, आधा घंटा एक्सरसाइज करें, साथ ही आप योगा करें, जरूर करें। और जो इम्यूनिटी को डेवलप करने वाली चीजें हैं वो खाएं, आप उन चीजों को फॉलो करें। WHO की साइट पर जाएं, जो वो बताते हैं आपको, सहायता दे रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, उन चीजों को फॉलो करें, ठीक है।
तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात मानेंगे, और अगर आप पहले से ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई एम हैप्पी टू सी यू लाइक दैट। तो प्लीज़ फॉलो दिस एंड बी सेफ, स्टे एट होम और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं आगे ऐसी एक नेक्स्ट एजुकेशनल क्लास में। तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।